4.1 है, a person holds a bag of groceries while standing still talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations are similar? क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है। एक हमारे पास कार है जिसका इंजन रन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक आदमी खड़ा है अब जो अपने दोस्त से बातें कर रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन में कौन सी चीज़ जो है वो सिमिलर है? तो इन दोनों केसेस में अगर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू वर्क हो, उस लिहाज से हम देखते हैं कि दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। अगर गाड़ी रन भी कर रही है, इसका इंजन रन भी कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अगर आदमी बातें भी कर रहा है तो उस वक्त वो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फोर्स जब हमारे पास हो भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। तो हमने इन दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, ये कि डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा बोथ केसेस। क्वेश्चन नंबर 4.2 है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। हमारे पास एक मैस है जो कि फ्रॉम द सरफेस से जो है वो मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, और 10 मीटर इसकी हाइट है। 10 मीटर हाइट है, तो हमने इसका मालूम करना है वर्क डन। तो हमारे पास जो मैस है वो 10 है, 10 kg है, हाइट 10 मीटर है, और वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन हमारे पास होगा mgh। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास 980 जूल आएगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किलो जूल में, तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किलो जूल में वर्क डन आ जाएगा। और इस मेरिकल में हमने ये चीज़ देखी है कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हाइट। जो अगर हम हाइट को इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर h जो है हाइट अगर ज़्यादा हो, 12, 13, 14 हो, तो उस लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। 4.3 है, फोर्स F acts through a distance L, the force is then increased to 3F and then acts through a further distance of 2L. Draw the work diagram to scale. ओके, वर्क डन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अगर डिस्टेंस उसने L जो है वो तय किया है, तो फोर्स उस वक्त क्या थी, उसकी F थी। इसी तरह जो अब यहाँ से L से ये फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 3F तक, यानी कि 3F तक इंक्रीज़ हुई है। और 3F के इंक्रीज़ होने के बाद इसने मज़ीद जो है वो डिस्टेंस 2L ट्रेवल किया है, यानी कि L के साथ अगर 2L में इजाफा करें तो ये कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा। तो इस टोटल वर्क डन को हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो वर्क डन है वो हम उसको जो पहला केस था उसमें ये था कि L डिस्टेंस ट्रेवल किया और फोर्स कितनी थी, F लग रही थी। इसी तरह ये इसमें हम सम कर लेंगे, यानी कि मज़ीद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L, और फोर्स कितनी लगी, 3F तक लगी। तो जितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल जो वर्क डन हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायग्राम से वो है 7FL। और इसमें हमने ये पॉइंट देखा है कि जो ग्राफ होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा वर्क डन को शो कर रहा होता है। 4.4 है, इन विच केस इज़ मोर वर्क डन when a 50 kg bag of book is lifted through 50 centimeter or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 न्यूटन। हमारे पास पहले केस में कह रहा है कि अगर बैग को हमने उठाया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में हमारे पास ये है कि एक क्रेट है उसको मूव करवा रहे हैं, कितना, 2 मीटर मूव करवाया, फोर्स दोनों पर सेम लगी है। तो अब ये बताएं कि किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पहला केस लें तो मैच इसका कितना है, 50 kg बैग का, और हाइट इसकी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के 0.5 मीटर वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको हम रखेंगे वर्क डन के इक्वल mgh, और यहाँ पे मैस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 245 जूल वर्क डन होगा। तो इसी तरह अगर हम केस 2 की बात करते हैं
तो यहाँ पे चूँकि डिस्प्लेसमेंट हुई है और फोर्स 50 न्यूटन ही है, तो अब इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्वांटिटी से हम वर्क डन आसानी से फाइंड कर लेते हैं। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 100 जूल। तो किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ है, हम देख रहे हैं केस 1 में वर्क डन ज़्यादा हुआ है। तो हमें दो चीज़ें समझ लगी हैं। एक तो ये कि वर्क डन कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखें, अगर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने वर्क डन के तौर पे इस्तेमाल किया है उसका नाम, तो वर्क डन टर्म कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन। अगर हम वर्क डन करवाना चाह रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो, तो दोनों ही जो है वो कंपलसरी हैं वर्क डन के लिए। 4.5 है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। जब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स है वो कोई वर्क कर रहा है, तो अब उसकी वर्क करने की जो एबिलिटी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी कि 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। और दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में वर्क डन हो रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, तो हम कहेंगे कि उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी हम उसको कह सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके बाद ये हमने देखा कि वर्क डन टर्म कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क डन यहाँ पे हुआ है वो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर डिस्प्लेस करवाया है ऑब्जेक्ट को, तो उसमें भी हमने क्या किया है, वर्क डन ही किया है। 4.6 है, अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट h above the table. The table top is at a height h1 above the floor. One student says that the ball has potential energy mgh, but another says that it is mgh1 plus h2. Who is correct? दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि उसने जब पैमाइश की है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल यहाँ से, तो उसने कहा है कि जो वर्क डन है वो mgh1 है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने जो वर्क किया है वो कहता है कि यहाँ तक आने तक जो वर्क डन हुआ है वो mgh1 प्लस h2 है। तो कौन सी बात करेक्ट है? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि जो हमारे पास पहला स्टूडेंट है वो रेफरेंस पॉइंट मान रहा है सरफेस ऑफ द टेबल को, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट मान रहा है वो सरफेस ऑफ द अर्थ को मान रहा है। तो हाइट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइट मुख्तलिफ है, यानी कि सरफेस ऑफ द टेबल से लेके यहाँ तक h1 है और यहाँ से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर टेबल की सरफेस तक h2 है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो h1 प्लस h2 बन जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से दोनों स्टूडेंट्स अपनी जगह करेक्ट हैं। वी कैन से दैट द फर्स्ट स्टूडेंट हैज़ मेजर्ड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेबल टॉप mgh, while the second student has measured potential energy with respect to floor mgh1 plus h2। और इसमें ये हमेशा याद रखें, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। 4.7 है, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज हिज हीट एनर्जी कम फ्रॉम। जब भी हम अगर देखें मिसाइल की शेप को, तो इसका जो नोज़ कोन है वो गर्म हो जाता है। ये इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और एयर फ्रिक्शन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है मिसाइल की वो कुछ वर्क डन करती है, यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन इस्तेमाल हो जाती है किसके अगेंस्ट? जो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर होते हैं और एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो वो जो वर्क डन है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, जिसकी वजह से इसकी नोज़ जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। व्हेन द रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर देन सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन विद डस्ट पार्टिकल एंड एयर which is converted into heat. Due to this heat energy its nose cone becomes very hot. 4.8 यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा जो है हीट को प्रोड्यूस करती है।
4.8 की तरफ आते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ इन द फॉलोइंग। कंप्रेस स्प्रिंग है, वाटर इन अ हाई डैम है और मूविंग कार है। तो हमारे पास जो तीन तरह के जो हैं केसेस हैं। तो हमारे पास जो स्प्रिंग की बात करेंगे तो उसमें हमेशा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा जो डैम की बात करते हैं तो आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक बहुत बड़े पानी के ज़ख़ीरे पर असरअंदाज होती है। तो जब भी पानी स्टोर होगा डैम में तो वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कार मूव कर रही है तो कार मूव करने के दौरान उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखें एनर्जी वैसे तो हम सिंपल बोलते हैं, लेकिन जब भी एनर्जी के नाम हम चेंज करते हैं, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लें या उसको काइनेटिक एनर्जी कह लें, तो वो सिचुएशन के लिहाज से डिपेंड करती हैं एनर्जी टाइप्स उसकी। 4.9 है, अ गर्ल drops a cup from a certain height which breaks into pieces, what energy changes are involved। एक लड़की जो है वो कप को नीचे फेंकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में कि जो एनर्जी है वो उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी एनर्जी जो थी, अगर पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो किस फॉर्म में चेंज हुई उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे अगर जब ये कप इसके पास था तो इसके पास एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही कप गिरा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। और जैसे ही वो जो कप टूटा है तो कप के टूटने में जो नॉइज़ पैदा होगी और जो उसके पार्टिकल स्प्रेड आउट होंगे टूटने के बाद, वो उसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ही मिलेगी। जो मूव कप गिर रहा था ना, तो कप गिर रहा था तो आधी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो साउंड में, और कुछ जो पार्टिकल्स थे कप के टूटने के उसको मूव करवाने में कंज्यूम हो गई। तो अ कप थ्रोन from certain height loses its gravitational potential energy and gain its kinetic energy when it strikes the ground, then part of this kinetic energy is used to break the cup into pieces and rest of the energy converts साउंड में चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस टूटने के बाद जो हुए हैं उसके बाद ही, और कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वही वाली बात जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कब की सिचुएशन जूँ जूँ बदलती गई एनर्जी की जो फॉर्म है वो भी उस लिहाज से चेंज होती गई। 4.10 है हमारे पास कि अ बॉय यूजेस अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। तो इसी तरह एक शख्स है वो कैटापल्ट ग्लेल के ज़रिए क्या करता है, एक पत्थर को थ्रो करता है विंडो के ऊपर। तो बताएं कि पॉसिबल एनर्जी चेंजेस क्या हुई कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितने फॉर्म्स में चेंज हुई है। उसको हम देखते हैं। द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस अगर, पहला ये हुआ व्हेन द बॉयज थ्रोज अ स्टोन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू का एनर्जी। उसके पास जो पहले स्टोन क्या था, रुका हुआ था, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया पार्टिकल ने तो उसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह वैन स्टोन हिट्स द विंडो, और जैसे ही वो स्टोन हिट करता है विंडो को, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द विंडो इनटू पीसीज। तो उसका जो ये जो विंडो का शीशा है वो मुख्तलिफ पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंज्यूम हो गई विंडो के जो उसका ग्लासेस थी उसके पीसीस को तोड़ने में, उसको मूव कर उसके पार्टिकल्स को मूव करवाने में कंज्यूम हो गई। रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। इससे जब वो स्ट्राइक करेगा तो स्टोन स्ट्राइक करेगा तो उसमें क्या होगी, एक साउंड जनरेट होगी और साउंड के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें भी हमने ये देखा कि एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती गई स्टोन की, उस लिहाज से एनर्जी की जो फॉर्म्स है वो भी चेंज होती गई।